एडवोकेट अनवर चौधरी साहब आज हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अनवर साहब, ये जो सारी कार्रवाई पीएसए की कार्रवाई एक सिटिंग एमएलए महराज मलिक के खिलाफ इनिशिएट हुई है, पहले थोड़ा सा ये बताइए, क्या हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक किसी सिटिंग एमएलए के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है? कोई आपकी नॉलेज में है? हमारे नॉलेज में तो ये है कि आज तक कभी भी नहीं हुई। और जहाँ तक प्रोफेसर भीम सिंह साहब के लिए कहा जाता है तो ही वाज इलीगली कन्फाइंड फॉर सम फ्यू आवर्स, तो नॉट बुक्ड अंडर पीएसए। तो कैसे, क्या कहना है सर आपका? इसके मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है जो डीसी साहब के साथ इनका सरजद हुआ है जी, बल्कि और भी काफ़ी वाक़ात हैं जो मैंने डोसियर तो नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा डोसियर है और बहुत से वाक़यात उसमें रखे गए हैं जो पहले से ही इसके खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा था। और फिर दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में मुझे सीरियसनेस गवर्नमेंट की कम लगती है, सियासत लगती है मुझे जी, दोनों तरफ से सियासत लग रही है। क्योंकि अगर सरकार इसमें सियासत खेलना चाहती है तो कहीं ना कहीं पस्से पर्दा ये जो महराज मलिक एमएलए है ये भी सियासत खेल रहा है। क्योंकि इस किस्म का कंट्रोवर्शियल हो जाना और फिर आवाम की सिंपैथी भी हासिल करना और फिर पीएसए अपने ऊपर लगवा लेना या डिप्टी कमिश्नर का पीएसए उस पर लगा देना, ये सारी सियासत मुझे लग रही है। डीसी साहब भी मेरा ख्याल है सियासत का शिकार, क्या वो तो एक मुलाजिम है जी, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उसको जिस तरह से आदेश होंगे, जिस तरह से उसे हुक्म होगा उसने वैसा ही करना है, तो उसने वैसा कर दिया। अब उसकी माइलेज ना सिर्फ महराज मलिक ले रहा है, बाकी जो लोग हैं वो भी उसकी माइलेज ले रहे हैं। आपने देखा कि सभी पार्टियां जी, आप देखें, संजय सिंह जी दिल्ली से चले और लीडर आपके दिल्ली से चले, यहाँ आके उन्होंने जब मुलाकात करना चाही तो उन्हें रोका गया। फार्मर ये वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनसे नहीं मिलने दिया गया। और फिर जो अब एक लीगल टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, जी सर, आप ये देख लीजिए कि लीगल टीम जो वो कंटेस्ट करने के लिए एक वकील साहब वो शुरू से ही खुद को वॉलंटियर कर रहे थे कि साहब मैं ये केस लड़ना चाहता हूँ। अब ये देखिए, वो भी एक सियासी पार्टी का एमएलए है, ठीक, यहाँ पे उससे क्या था इतना इस केस लड़ने का? क्या वो इतना ही कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था कि उसने कहा, या इतने बड़ा उसके वो जागा है अपने दिल में दर्द के जनाब ये इलेक्शन, ये पटिशन मैं लड़ूंगा। और दूसरी तरफ देखेंगे अगर एक और जो उस टीम के साथ लगी हैं वो वकील, वो स्पोक्समैन है आपकी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे निर्मल सिंह कोतवाल साहब जो फॉर्चुनेटली हमारे बार के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी एक तंजीम के साथ जुड़े हैं। वो बतौर प्रेसिडेंट इस पिटीशन को नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये अगर इसमें मैं कहूँगा, अगर इसमें बगैर किसी पार्टी के अगर कोई आ रहे हैं टीम के अंदर, जो मैंने देखा तो वो शकील साहब को देखा है। ठीक सर, शकील साहब का नाम उसमें वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है और ना वो किसी पार्टी के साथ हैं। तो इस तरह से ये एक सियासत खेली जा रही है। और वो सर, मैं वापस उसी जगह पर आऊंगा, मैं टीम पर भी आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि यही तो आपकी खूबसूरती है कि अनवर चौधरी जब बात करते हैं तो वो अपनी आवाज और अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। इसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। अनवर साहब, ये जो सियासत करने का मौका जी आखिर किसने दिया? आज कह रहे हैं आप सियासत हो रही है, सरकार चाहती, मौका नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का एक सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर जिस तरफ आपने बात की, सियासत हो रही है, दिल्ली से लीडरशिप यहाँ आ रही है, सारे प्रोग्राम पर सियासत है, आखिर सियासत करने की नौबत और मौका किसने फराहम ये किया? हर कोई अच्छी तरह जानता है कि पहले श्रीनगर में एम्बलम को लेकर के एक सियासत खेली गई, फिर ये किसको अरेस्ट करके सियासत खेली गई। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं
जिनसे ध्यान हटाने के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ करती रहती है कि उन इश्यूज की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। बताइए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है जी वो किस तरफ आप इशारा कर इम्पॉर्टेंट रहे हैं? इशू मेरा ख्याल है, इम्पॉर्टेंट इशू अगर है तो वो लोगों को मुलाजमत का है, वो लोगों को रोजगार का है, वो लोगों को अमन व अमान का है। यहाँ यूटी में अमन व अमान बहाल होना चाहिए और फिर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा यानी ध्यान हटाने के लिए इस किस्म के इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। तो यही तो वजह इसका है। मतलब ये है आपका अंदाज बयान लबो लबाब मुझे ये नजर आ रहा जी, है जी। कि अभी जिस तरीके से काम यहाँ नहीं हुए, नहीं हुए बिलखसूस लोगों जो के। फ्लड के विक्टिम हैं, बिल्कुल। एक चीज में ऐड करना चाहूंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप सही बात नगर है। से बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर फ्लड का विक्टिम हो चुका है। बहुत नुकसान हमें हुआ इस वक्त करोड़ों रुपए में पंजाब को रिलीफ मिला, पर जम्मू कश्मीर को अभी तक सेंटर ने कोई ग्रांट इशू ना नहीं सिर्फ ये पुल ढह जाने, ये जो इनके सड़कें बह जानी, ये सारी चीजें जो है सरकार को एक्सपोज कर रही तो है। इसका मतलब ये इसे है, बरहना कर रही है। लबाब ये है कि सरकार ने जहां लोगों के इन तमाम ग्रीवेंस को एड्रेस करना था, बिल्कुल वहां से अटेंशन डाइवर्ट करके महराज मलिक पे शिफ्ट की। ना सिर्फ और इश्यूज पे भी, जैसे एम्बलम का इशू हो गया, महराज मलिक का इशू हो गया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म की चीजें की जा रही हैं और ये बड़ा खतरनाक है। जब आवाम समझेगी इन चीजों को तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। सरकार को चाहिए संजीदगी के साथ इन लोगों के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उन्हें हल करने की कोशिश की जाए। अनवर साहब, टीम की अभी आपने बात की जी, जिसमें आपने ये गिनवाया कि कुछ सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले वकील की कोई ना कोई जमात होती है, और जो वकीलों की जमात नहीं वो भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन जमात है। बिल्कुल। हर वकील का एक अपना लेवल है और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, हम रोज कहते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, जिसे अभी आपने पहले भी कहा, क्या होना चाहिए था, किस तरह के वकील अगर होते तो आपकी नजर में इससे भी बेटर टीम होती, अगर आप कहते हैं? तो सबसे दर्द अगर कोई है तो महराज मलिक की फैमिली को हो सकता है, उनके बच्चों को हो सकता है, उनके वालिदैन को हो सकता है। तो लेकिन उन्होंने सर ये तो वालिदैन और फैमिली ने जो हमें अभी तक मालूमात है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया केस में, क्योंकि फैमिली डिसाइड करती तो वो अपने हिसाब से वकील करते। ये पार्टी लेवल पे डिसाइड हुआ है, पार्टी ने डिसाइड किया है कि भाई कौन टीम होगी, कैसे होगी। देखिए, पार्टी, मैंने शुरू में ही अपनी बात शुरू करते ही ये कहा था कि इस पे सियासत हो रही है। वरना क्या संजय सिंह को था कि वो जम्मू आए, जम्मू कश्मीर में आए और दूसरे बड़े बड़े लीडर जो है उनसे बात करे, और वो दूसरे लीडर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला है या मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, वो होम मिनिस्टर से बात करे और प्राइम मिनिस्टर से इस इशू पे बात करे। एक छोटा सा इशू है, एक आदमी पे, एक एमएलए पे वो पीएस से लग गया है और ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई जाए, होम मिनिस्टर तक पहुंचाई जाए कि जनाब इसे कालादम करार दिया जाए। भाई सीधा अगर तो नहीं बनता है तो कोर्ट में सीधी पिटीशन की। तो अनवर साहब, आखिरी सवाल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर इस सियासत का, क्योंकि महराज मलिक तो जेल में है, जो सियासत हो रही है आपके मुताबिक, इस सियासत का फायदा जम्मू कश्मीर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, आप और हम सब जानते हैं, बड़ी ताकत के साथ, मजबूती के साथ यहाँ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, और उसके अलावा बड़ी और सारी जमात भी। आखिर इस सियासत का फायदा आपकी नजर में किसको हो रहा है? देखिए, मुख्तलिफ जहन मुख्तलिफ इश्यूज पे जाता है। मेरा ख्याल है कि लोगों के काम हो नहीं रहे हैं, और महराज मलिक बाहर था तो बड़े हाथ पांव मार रहा था लोगों का, ये होना चाहिए, वो हो जाना, वो कुछ नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली उसने भी यही सोचा होगा, यार अगर मैंने सिंपैथी लेनी है, लोगों के साथ ही रहना, लोगों की बात करके मैं अंदर चला जाऊं, एक तो एक्सपोज हो जाएगी सरकार, झूठी पड़ जाएगी सरकार, और दूसरी बात यह है कि मेरी वाई हो जाएगी, मैं अंदर रहूंगा, मैं लोगों के काज के लिए अंदर गया हूं। तो इस किस्म की सियासत भी हो सकती है। साहब, आखिरी सवाल ये है, ड्यूल पावर सिस्टम के खिलाफ मैं भी बात करता हूं। जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर सिस्टम, जो वजूहात आपने सब गिनवाई, आखिर किसको आप कसूरवार ठहराते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर लोगों के मुद्दे, उनके मसाइल, उनकी परेशानियों का अजाला नहीं हो रहा,
तो उनके लिए आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार या फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार? अंदरूनी हिफाजत, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा इस वक्त अगर है तो मरकजी सरकार के हाथ में है, जिनका एक एजेंट बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो उनकी जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेवारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की। उन्हें इसे दुरुस्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि सब लोग, बड़े बड़े लोगों को हमने सुना, उन्होंने कहा पीएसए महराज मलिक पर इस वक्त आपको नहीं लगाना चाहिए था। आपको ये पीएसए अगर लगाना था, ये मटेरियल जो आपने सप्लाई किया ये आपके पास पहले भी था जी। ये 22नेस है डिप्टी कमिश्नर की अगेंस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। किस तरीके से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ये चीजें सारी इकट्ठी करके रखी जाती हैं, जब जरूरत पड़े तो तब उसका इस्तेमाल किया जाता तो क्या अभी है। जरूरत अब थी उन्होंने ऐसी? जरूरत एक मौका दे दिया, जो मेरा ख्याल है कि जो जुबान महराज मलिक ने इस्तेमाल की, सब्र कर लेना चाहिए था। इस किस्म की जुबान एक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी, उन्हें सब्र के साथ अपनी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये एक मौका दे दिया, और मौका ऐसे वक्त पे दिया जबकि लोग मसाइल से दो चार हैं, लोग बेसरो सामान पड़े हुए हैं बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। पुल टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, राब्ते कट चुके हैं। इस किस्म के मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक और ये फ्रंट खोल दिया कि लोग इसमें लगे रहें जैसे मैं और आप अब लगे हुए। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी आवाज़ में अपने बेबाकी के साथ अपनी बात आज इस इशू पर रखी, हमारे साथ बातचीत की। अनवर साहब, हमारी यही दुआ है आप इसी तरह हंसते रहें, आपको ऊपर वाला सेहतयाबी दे, खुश रहें और अपनी आवाज़ को इसी तरह बुलंद करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।